वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। जितने भी टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो फेरी वाले होते हैं, रेडी पटरी वाले होते हैं। आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम कब का है ये? वर्ष 2014। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन अधिनियम वर्ष 2014 में अधिनियमित किया गया था। इसे सार्वजनिक क्षेत्रों में सड़क विक्रेताओं को विनियमित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। स्वनिधि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये जो स्वनिधि योजना है वो इन्हीं स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। योजना को 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया था, जिनमें आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे। इस योजना का उद्देश्य 1200 रुपये प्रति वर्ष की राशि तक कैशबैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई योजना है स्वनिधि योजना। या आंकड़ा 1 करोड़ है, 50 लाख ही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई थी, जिनमें आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल थे। तो पहला वाला सही हो गया। इसका उद्देश्य है 1200 रुपये प्रति वर्ष की राशि तक कैशबैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। ठीक है, स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, यही अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यदि आपको प्रसिद्ध भीमताल झील देखनी है तो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जाना होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या लद्दाख? भीमताल झील वहीं है जहां पर है नैनी झील, यानी नैनीताल में। तो नैनीताल जिला हो गया और राज्य हो गया उत्तराखंड। तो बी है इसका आंसर। देखिए, भीमताल झील जो है उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नैनी झील से ही बड़ी है ये, जो नैनीताल में है प्रसिद्ध। और ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, और इस झील को कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जिसे का मतलब नैनीताल से है। ठीक है, नैनीताल जो है उत्तराखंड का झील जिला है। और इस झील का नाम प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के दूसरे पांडव भीम के नाम पर रखा गया। बाकी बात करें भीमताल की, तो एक प्राकृतिक झील है और इसकी उत्पत्ति का श्रेय जो है भूपर्पटी के खिसकने के कारण उत्पन्न हुई कई भ्रंश को दिया जाता है। इस झील का निर्माण वर्ष 1883 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था और इस पर एक चिनाई वाला बांध बनाया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनटीपीसी 1975, 1980, 1992, 1998। एनटीपीसी है 1975 का। इस तरह के प्रश्नों को हमेशा याद रखें, इनकी स्थापना। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई। एनटीपीसी के पास व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन व कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियां हैं, जो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा विद्युत उत्पादन के अपने मुख्य व्यवसाय के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनजीटी एक्ट है वर्ष 2010 का। बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी।
यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए स्थापित एक विशेष निकाय है। ठीक है, विशेष निकाय है एनजीटी। दो कथन है यहाँ पर, कथन एक कथन दो, कौन सा इसमें सही होगा? पछुआ पवने यानी वेस्टर्ली विंड उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर बहने वाली पवने हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं क्या? यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी 20 से एक रेखा खींच दो, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। और पछुआ पवने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर बहने वाली पवने हैं। दोनों के दोनों सही हो गए। सी है इसका आंसर। तो पछुआ पवने यानी वेस्टर्ली विंड्स उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर बहने वाली पवने हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक और प्रश्न है कथन वाला। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? ओजोन जो है ना, ओजोन वो ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं से बना एक अणु है। ओजोन एक गंधहीन हल्के नीले रंग की गैस है। देखिए ओजोन यानी O3, ओजोन यानी O3, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना अणु होगा ना। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ओजोन नीले रंग की तो गैस है, लेकिन ये गंधहीन नहीं है, इस तीक्ष्ण गंध वाली गैस है ये ओजोन। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है, ना कि 4, तो गलत पहला। इसमें तो बोलते हैं O3। ओजोन की एक परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है और पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ऑक्सीजन का अपरूप है ओजोन, और यह एक विशिष्ट तीखी गंध वाली हल्के नीले रंग की गैस है। तो गंधहीन लिखा था तो गलत था, इसलिए वो। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोरियोलिस बल निम्न के कारण होता है? सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी का घूर्णन, ज्वारीय लहरें, पवन। इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस बल, एग्जाम्स के लिए कई बार प्रश्न बना है। देखिए यह है अपनी पृथ्वी, ये घूमती है, इसकी एक खुद की गति है। कैसे घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब ये घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा है वो दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा है वो अपने बाईं ओर हो जाती है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये कोरियोलिस बल के कारण हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन से, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो रोटेशन कर रही है उससे कोरियोलिस बल उत्पन्न हो रहा है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। तो पहला सही है। पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ अर्थ, या अर्थ रोटेशन बोल दो। कोरियोलिस बल यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। एक तो पृथ्वी की खुद की गति है, खुद भी तो घूम रही है ना पृथ्वी, और ऐसे ही घूमते 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 सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो पृथ्वी की दो गतियां हैं। ये जो पृथ्वी की खुद की गति है, घूर्णन गति, इसके कारण होते हैं दिन रात, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कारण होते हैं ऋतु परिवर्तन। देखिए पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है, और इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। कोरियोलिस बल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यह चीज, यह बल पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित करता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कोरियोलिस बल सतह की धाराओं को पवन से लगभग 45 डिग्री के कोण पर उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। तो सेम चीज जो यहाँ है वो यहाँ है, बस डिग्री और दर्शाई गई है इसमें। और जो कोरियोलिस बल है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। भूमध्य रेखा कौन सी? ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो कोरियोलिस बल यहाँ पर अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ध्रुव दोनों तरफ हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, और यहाँ कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है।
महासागरों के सतही जल की लवणता मुख्यतः निर्भर करती है वर्षण की मात्रा पर, वाष्पीकरण की दर पर, इनमें से कोई नहीं, इन दोनों पर। महासागरों के सतही जल की लवणता वर्षण की मात्रा पर भी और वाष्पीकरण की दर पर, दोनों पर निर्भर करती है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, महासागरों के सतही जल की लवणता जो है मुख्यतः वाष्पीकरण की दर और वर्षण की मात्रा पर निर्भर करती है। दो कथन वाला एक और प्रश्न आ गया है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो चंद्रमा है, चंद्रमा यानी मून, पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। एक प्राकृतिक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मान लीजिए यह सूर्य, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है और जो चंद्रमा है वो इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यानी ये दोनों के दोनों इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट हो गए दोनों के दोनों। ये कथन यहाँ पर सी है इसका आंसर। देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और यह इतना बड़ा प्रतीत होता है पृथ्वी से देखने पर क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रह के यानी पृथ्वी के अधिक निकट है। जो एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, जैसे कि पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस में पूछा जाता है ये। लोहे की कील जो है जल में डूब जाती है जबकि उसी लोहे से बना जहाज जल की सतह पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है? लोहे की कील लोहे के जहाज से भारी होती है, लोहे का जहाज लोहे की कील से भारी होता है। लोहे की कील लोहे के जहाज से अधिक सघन होती है, लोहे का जहाज लोहे की कील से अधिक सघन होता है। तो इस तरह के प्रश्नों में दो जो विकल्प होंगे बिल्कुल ऊट पटांग होंगे, हल्के भारी वाले। सबसे पहले हटाइए उनको। और साइंस के प्रश्नों के लिए एक बार इंग्लिश वर्जन भी जरूर देख लिया कीजिए एग्जाम्स में। ठीक है, अब यहाँ सघन शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, सघन यहाँ मतलब डेंस से है, घनत्व से है। तो इन्हीं में से एक आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। लोहे की कील लोहे के जहाज से अधिक सघन होती है, इसलिए डूब जाती है। देखिए, लोहे की कील लोहे के जहाज से अधिक सघन होती है, यानी जो आयरन नेल है, आयरन नेल इज डेंसर देन आयरन शिप। तो जहाज तैरता है जबकि कील डूब जाती है, और ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि लोहे की कील पर पानी का जो उत्क्षेप है, अपथ्रस्ट है, वो कील के वजन से कम है, तो ये डूब जाता है। ठीक है, कील डूब जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए, ये जो है पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, थम्स अप, ठीक है, ये सब इनके अंदर भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो सोडा वाटर या कार्बोनेटेड पानी वह पानी है जिसमें दाब की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, और मीठे शीतल पेय में यह मुख्य घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह एक बुलबुलेदार पेय का उत्पादन करता है जिसे स्पार्कलिंग वाटर, क्लब सोडा, सोडा वाटर, सेल्टजर वाटर और फिजी वाटर के रूप में जाना जाता है। और ये जितने भी चल रहे हैं, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, एक नया आया है बिल्कुल बर्बाद, घटिया टेस्ट, एनर्जी का किंग, स्टिंग, बहुत बर्बाद है वो। ठीक है, और इन सबसे क्या होगा? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह, और ये सभी गुर्दे की गंभीर बीमारी के जोखिम कारक हैं।
ठीक है, ये सब फिजी वाटर, सेल्टजर वाटर, सोडा वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, क्लब सोडा, सब में भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूर रहिए कार्बोनेटेड वाटर से। क्वेश्चन नंबर 30 पर जी, 13वां प्रश्न है, विश्व भर में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ज्वररोधी, इनमें से किसी एक दवाई आएगी यहाँ पर। फिनेसिटिन, फिनेसिटिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन और सैलिसिलिक अम्ल। ज्वररोधी तो इसका आंसर पैरासीटामोल ही हो जाएगा। सबसे अधिक उपयोग, वैसे तो ये भी ज्वररोधी एस्पिरिन, लेकिन पैरासीटामोल सबसे अच्छा उत्तर है यहाँ पर। तो पैरासीटामोल विश्व भर में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ज्वररोधी, ज्वररोधी यानी बुखार कम करने वाला, और इसकी क्रियाएं एस्पिरिन के समान होती हैं, और इसका उपयोग मुख्यतः इसके एनाल्जेसिक और ज्वररोधी गुणों के कारण किया जाता है। एनाल्जेसिक का मतलब है दर्द निवारक। देखिए, एस्पिरिन में भी ज्वररोधी गुण होते हैं, लेकिन पैरासीटामोल को सामान्यतः ओवर द काउंटर उपयोग के लिए अधिक सुरक्षित और बेहतर सहनशील माना जाता है। इसके समकक्ष है डोलो 600 पैरासीटामोल के। क्वेश्चन नंबर 14, उस सोडियम यौगिक का नाम बता दीजिए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। चूना पत्थर, जिप्सम, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा। कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है धावन सोडा। ठीक है, चलो यहाँ तो धावन सोडा लिखा, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट अगर होता तो क्या आंसर है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, जो जल है वो कठोर क्यों हुआ, वो अपने आप में प्रश्न है। उसमें जो अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो धावन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 एक कार्बनिक यौगिक है जो बड़े प्राकृतिक भंडारों और खाद्यान्नों में पाया जाता है। इसका अन्य नाम है धावन सोडा, और इसका निर्माण साल्वे अमोनिया प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। कठोर जल में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। ठीक है, कठोर जल कठोर कैसे हुआ, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट, अलग से प्रश्न याद रखिएगा इसको। और धावन सोडा जो क्या करता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं के साथ जुड़कर कठोरता को दूर करता है, यानी सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, गैसों को डैश के द्वारा तरल में परिवर्तित किया जा सकता है। गैसों को दाब बढ़ाकर तरल में परिवर्तित किया जा सकता है, गैसों को ताप घटाकर तरल में परिवर्तित किया जा सकता है। ये दोनों के दोनों इनमें से कोई नहीं। गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, यानी जो स्टेज है वो यहाँ है, इसको यहाँ लाना है, एक पहले करना है। तो दाब बढ़ाकर भी हो जाएगा, ये तापमान घटाकर भी हो जाएगा, दोनों के दोनों है, सी है इसका आंसर। देखिए, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का द्रवीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गैस को उसकी गैस अवस्था से या गैसीय अवस्था से, जो तीसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज में लाना है, यानी तरल में परिवर्तित करने के लिए द्रवित किया जाता है। ताप बढ़ाकर और तापमान कम करके गैसों को द्रवित किया जा सकता है। दाब का प्रभाव, ठीक है, दाब बढ़ाकर या तापमान कम करके। दाब का प्रभाव, जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैसीय अणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तापमान का प्रभाव, जब हम तापमान कम करते हैं तो गैसीय कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और उनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। लगाए जाने वाला जो दाब है और तापमान गैसीय अणु के आणविक बलों पर निर्भर करता है, इसलिए किसी गैस को ठंडा करके या दाब डालकर या दोनों के संयोजन से तरल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न थे, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब रखिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।